में क्या है कि लैंड टेन्योर्स में दो प्रकार आते हैं। लैंड टेन्योर्स मतलब एक प्रकार है कि जो ऑक्यूपेंसी क्लास बोलते हैं या मराठी में कब्जे हक का बोलते हैं बेसिकली। मतलब देर आर टू इंटरप्रेट, हिंदी में क्या होगा मेरे को मालूम नहीं। दूसरा टेन्योर है लीज। लीज टेन्योर्स आते हैं, मतलब भाड़े पट्टी के शासन ने दिया हुआ। ये दो टाइप के बेसिक प्रकार है। उसमें दो ऑक्यूपेंसी जो टेन्योर है, कब्जा का जो टेन्योर है, उसमें दो और सब टाइप है, टेन्योर्स है। एक मतलब कब्जे हक का वर्ग एक, मतलब ऑक्यूपेंसी क्लास 1, और दूसरा आता है ऑक्यूपेंसी क्लास 2। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेन्योर्स, ऑक्यूपेंसी क्लास 1, ऑक्यूपेंसी क्लास 2, लीज। इसके पहले शासन जब भी 300-400 साल पहले अलग अलग टाइप के टेन्योर्स थे, वो सब अभी बंद हो गए और यही टेन्योर्स के अंडर सब लैंड्स आते हैं। से ऑक्यूपेंसी क्लास 1 लैंड या मराठी में उसको कब्जे हक का वर्ग एक ऐसा कहा जाता है। ये ज़मीनी बेसिकली आप मालकी जो जिसकी ज़मीन पे मालकी होती है उसको ही समझा जाता है। मतलब उसको कोई भी, इसको फ्री होल्ड लैंड बोलते हैं। मतलब आप उसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन या ये नहीं है उस पर शासन का, और वो आप सीधा जाके किसी को भी बेच सकते हैं, उसका डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, टोटली फ्रीली सेलेबल रहता है, इसलिए इसको कब्जे हक का वर्ग एक या ऑक्यूपेंसी क्लास 1 कहते हैं। ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड या मराठी में उसको कब्जे हक का वर्ग दो ऐसे कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन रहता है। रिस्ट्रिक्शन क्यों डाले होते हैं, कोई पर्पज़ के लिए डाले रहते हैं कि वो ज़मीनें जो है वो ऐसा उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। मिसयूज़ कैसा है कि मान लो ज़्यादा करके ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड जो है वो अपना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गृह निर्माण संस्था को दिया रहता है, और उसका बेसिकली उसमें वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो जिस कारण से दिया हुआ है उसी कारण के लिए उसका यूज़ होना चाहिए। मतलब अभी फॉर एग्जांपल किसी गृह निर्माण संस्था को दिया और उसने बेच डाला, वो नहीं चलेगा। या किसी को संस्था को दिया और सिर्फ अमीर आदमी को फ्लैट्स बेच दिया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि शासन उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास जाना चाहिए, और वो प्रॉपर वो संस्था को ही यूज़ होना चाहिए। मतलब वो संस्था ने लिया और किसी को बेचा या किसी और को दे दिया, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, शासन का परमिशन के बिना बेच नहीं सकते हैं। और फिर उसका जो मेंबरशिप भी है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो ऐसे सब रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये ज़मीन जो है उसको कब्जे हक वर्ग 2 या ऑक्यूपेंसी क्लास 2 कहा जाता है। ऑक्यूपेंसी क्लास 2 या कब्जे हक वर्ग 2, इसका थोड़ा सा इतिहास अच्छा नहीं है, थोड़ा ख़राब इतिहास है। 1902 से 1904 इसमें बॉम्बे, वो जो टाइम का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उसमें ये एरिया में बहुत सीवियर ड्राउट आया था, और जो खेती करने वाले जो थे वो उनकी हालत ख़राब हुई। और दूसरा क्या था कि शासन के लिए ये जो लैंड रेवेन्यू है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। तो उन्होंने वो टाइम वो जो खेती करने वाले थे वो अपने लैंड के ऊपर का जो ये था टैक्स था वो दे नहीं सक रहे थे। वो टैक्स नहीं दिया तो एक प्रोविज़न का कानून में ऐसा है कि वो ज़मीन शासन वापस ले सकती है, उसको जब्त कर सकती है। तो ऐसा एक ड्रैकोनियन प्रोविज़न है, वो अभी भी है। तो वो ज़मीन जब्त होती थी और वही जो खेती करने वाला है उसको वापस देते थे और उसको लीज़ में देता था, भाड़ी पट्टी में देता था। और वो फिर जो लेने वाला है उसको फिर वो जो पहले का जो टैक्स था वो नहीं दे सकता था। तो वो फिर
ये जो लीज़ है उसका भाड़ा है वो तो उससे ज़्यादा होता था, तो वो नहीं दे सकता था, तो फिर वो बेच देता था। वो लीजेस भी फ्री होल्ड थी तो वो बेच देता था। तो इसी तरह से उसको रोकने के लिए कि वो बेचे नहीं करके एक नया कैटेगरी आ गया जिसको ऑक्यूपेंसी क्लास 2 या कब्जे हक का वर्ग 2 बोलते हैं, जिसमें वो ज़मीन वापस वो खेती करने वाला है उसको दिया जाता था, और उसको वो बेचना नहीं चाहिए। इसके लिए बेचने के लिए शासन का परमिशन लेना चाहिए, इसीलिए वो रिस्ट्रिक्शन लाया गया। तो इसीलिए उसको ऑक्यूपेंसी क्लास 2 ऐसा नाम दिया जिसको कोई रिस्ट्रिक्शन था। तो ये बहुत ड्रैकोनियन प्रोविज़न था, क्योंकि उसके गले में वो ज़मीन थी, उसके ऊपर कोई रेवेन्यू नहीं बनता था, शासन का ज़बरदस्ती टैक्स उसको पे करना था। इससे बेहतर और उसका ज़मीन का टेन्योर जो था वो क्लास 1 से क्लास 2 बनता है। और इससे बेहतर ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टाइम का, वो जो टैक्स है उसको माफ़ करना चाहिए था, बट ये प्रोविज़न से उसके गले में वो एक टाइप का डेट जो था वो कम भी नहीं होता था और उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता था। तो ये बहुत ड्रैकोनियन प्रोविज़न, बहुत ही ख़राब प्रोविज़न था बेसिकली। लीज लैंड्स मतलब जैसे टर्म है भाड़े पट्टी की ज़मीन, मतलब भाड़े से दिया हुआ ज़मीन है। शासन उसको कोई टेन्योर मतलब कोई टाइम के लिए देते हैं, 50 साल, 99 साल, 99 ईयर्स, या 999 ईयर्स, ऐसा अलग अलग टाइप के लैंड्स दिया है। 30 ईयर्स का भी अभी प्रोविज़न है, कभी कभी 10 साल का भी दिया हुआ है। बट जो कानून है बेसिकली लीज लैंड्स के लिए एक नॉर्मली ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया रहता है, मतलब वो जो घर बनाने के लिए वगैरह। अभी ये जो टेन्योर्स है जिसमें रिन्यूएबल क्लॉज है, मतलब ये 50 साल का है तो वो फिर वापस वही टर्म्स में वापस उसको रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो तो परमानेंटली हो गया, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है ज़्यादा। ऐसा और भी है कि ये जो कानून बना है 1966 में, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, इसमें ये ज़मीन को जो रिन्यूएबल लीजेस है या 50 साल के लीजेस है उसको क्लास 2 लैंड में, ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड में उसको समावेश किया है। तो उसका टेन्योर भी ऑक्यूपेंसी क्लास 2 के हिसाब से सेम ही है बेसिकली। कब्जे का वर्ग 2 या ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड्स और लीज लैंड्स का भाड़े पट्टी के ज़मीन, ये करीबन गृह निर्माण संस्था को करीबन 22,000 है। इसमें मुंबई में करीबन 3,000 है, और फिर इसके अलावा जो खेती में जो है ये सब मिला के करीबन मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो करीबन 1 लाख से है। इसके अलावा और भी जो ज़मीनें हैं जो जिसको नाजुल ज़मीन बोलते हैं वो करीबन 45,000 के पास में है। तो सब मिला के मेरे हिसाब से करीबन 1,50,000 के पास ये ज़मीन है ऑल ओवर महाराष्ट्र। गवर्नमेंट का और एक स्कीम है जिसको PWR 219 स्कीम कहा जाता है। अभी PWR मतलब क्या है, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। अभी ये नाम ऐसा है कि इससे गलत फहमी हो जाती है, ये कोई पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऐसा कुछ है नहीं, वो एक स्कीम है। वो स्कीम के अंडर जो समाज में जो बैकवर्ड है उनके लिए वो ज़मीन दिया जाता है। बैकवर्ड मतलब SC ST और NT, इनको जो ज़मीन प्रोवाइड दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है। इसमें समाज कल्याण विभाग जो आता है वो आके उसको, वो मेंबर्स को अप्रूव करती है, वो सोसाइटी को फिर अप्रूवल मिलता है, फिर वो ज़मीन उनको ग्रांट की जाती है। इसमें प्रावधान ऐसा है कि 90% जो ज़मीन है वो इन कैटेगरी में जो लोग हैं उनको दिया जाता है, और बाकी 10% ओपन कैटेगरी को दिया जाता है। तो यही PWR स्कीम, PWR 219। लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और वो ज़रूरी भी है। इस पर कोई ध्यान दिया नहीं है शासन ने या गवर्नमेंट ने, और ये करने की बहुत ज़रूरत है। यजदा करके एक संस्था है पुणे में, उन्होंने 2006 में एक रिपोर्ट बनाया था और उन्होंने कहा था कि जो है सब
लैंड के जो अलग अलग टेन्योर्स है वो सब चेंज करके सिर्फ ऑक्यूपेंसी क्लास 1 मतलब फ्री होल्ड लैंड्स पे होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है क्योंकि उसका मॉर्गेज करना है, मार्केटेबिलिटी होना है, तो ये सब जो इश्यूज प्रॉब्लम्स आते हैं ये ज़मीन के ऊपर, ये सब निकल जाएंगे और शासन को भी अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि बहुत लैंड टेन्योर्स ऐसे थे कि एबोलिशन एक्ट्स थे कि कुल कायदा एबॉलिश हुआ, वतनदारी सब सिस्टम्स हुए, तो ये ज़मीन जब दी गई वापस तो उसको ऑक्यूपेंसी क्लास 2 में टेन्योर में डाला गया। तो ये भी गलत है, ये सब ब्रिटिश टाइम के आए हुए और उसके पहले से आए हुए सब टेन्योर्स हैं और इसको फ्यूडलिस्टिक टेन्योर्स बोल सकते हैं और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होती है। तो ये सब टेन्योर जाके सिर्फ एक ही टेन्योर रहना चाहिए और वो है फ्री होल्ड टेन्योर। वो रहेगा तो सब प्रॉब्लम से लैंड पे ऊपर जो है वो निकल जाएंगे। कब्जे का वर्ग 2 या ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड्स या लीज लैंड्स पे कुछ वायलेशंस हो सकते हैं क्योंकि ये जो ज़मीन है वो शासन उसको रेगुलेट करती है, तो शासन कहती है कि ये वायलेशंस है। कुछ वायलेशंस को लीगली मान्यता है नहीं है वो बात अलग है, बट जो शासन मानती है वो वायलेशन ऐसे है कि आपने मेंबरशिप ट्रांसफ़र उनके बिना परवानगी कर लिया, वो एक वायलेशन है। दूसरा वायलेशन ऐसा है कि आपने कुछ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कमर्शियल किया और शासन का परमिशन नहीं लिया। तीसरा टाइप का वायलेशन ऐसा है कि आपने बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग डाला या मोबाइल टावर डाला और उसके ऊपर आपने शासन का परमिशन नहीं लिया। और चौथा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने MRTP वायलेशन है कि कुछ चेंजेस किया और उसका अप्रूवल आपने शासन से नहीं लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, MRTP मतलब रीडेवलपमेंट भी किया है और वो सब अप्रूवल नहीं लिया है, तो फिर वो उसको ये सब वायलेशन हो सकता है बेसिकली एज पर द गवर्नमेंट। से क्या शासन ने जो ज़मीन कोऑपरेटिव गृह निर्माण संस्था को दिया हुआ है उसका मेंबरशिप ट्रांसफ़र शासन से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है क्या, ये सवाल आता है, बार बार आता है। और हम लोग ने कोशिश की कि ये सब शासन समझे कि ये प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। ये लैंड ग्रांट कैसे हुआ था इसमें समझने की ज़रूरत है। जब लैंड दिए थे, ग्रांट किए थे, तभी सोसाइटीज़ को दिए थे और सोसाइटीज़ का मेंबर भी अप्रूव किए थे, सोसाइटी कलेक्टर ने या गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, उसके बाद में ही उसको लैंड को ग्रांट किया था। तो वो टाइम में शासन ने डिसाइड किया था कि ये जो ज़मीन है वो मिडिल क्लास को जाए, सोशल बैकवर्ड को जो समाज है उनको जाए, और उसको वेरीफाई करने के बाद में वो दिए हैं। उसके बाद में 20 साल रहने के बाद, 25 साल रहने के बाद में वो जो ओनर ऑफ द फ्लैट है उसने बेच दिया, तो वो टाइम में उसने तो मार्केट रेट में बेचा है। तो जो नया आने वाला आदमी है उसको परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो उसमें तो कंडीशन ऐसा डाल नहीं सकती क्योंकि वो तो बाकी ज़मीन जो यहाँ से लेते हैं और इसमें क्या फ़र्क है बेसिकली। बट ये शासन समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अपना अप्रूवल लेना चाहिए और उसका परमिशन लेना चाहिए, उसका प्रीमियम भरना चाहिए। अभी ये मैटर कोर्ट में 2-3 जगह में गया है। एक डॉक्टर भरद्वाज करके है, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो वो टाइम में वो हाई कोर्ट से बोला था कि प्रायर परमिशन शासन की, और दूसरा SP चिनाई करके जजमेंट है, इसमें दोनों में ये बात रखी थी और बोला था कि जब ये ग्रांट हुआ था वो टाइम में ठीक है, बट उसके बाद में जो प्रायर परमिशन का जो केस है वो बनता नहीं है। जिसके पास जो फ्लैट है वो फ्लैट ओनर है, वो फ्लैट ओनर इज़ एज गुड एज ओनर, मतलब वो मालिक है, वो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन ने फ्लैट का मालिक है और उसको पूर्व परवानगी लगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट ये शासन समझने को तैयार नहीं है, इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर शासन समझे तो लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो शासन ने जो प्रदान किया हुआ ज़मीनी है उसमें जो मेंबरशिप ट्रांसफ़र्स का अलग अलग प्रॉब्लम है।
जैसे लैंड दिया है, प्रदान किया है, वो हिसाब से प्रॉब्लम्स आए हैं। पहले तो शासन बोलती थी कि आपको जो लेने वाला है उसका इनकम 20,000 से ऊपर होना नहीं चाहिए। अभी आप एक एग्जांपल लेंगे कि एक फ्लैट है जिसका वैल्यू 1 करोड़ है, उसका टोटल फैमिली इनकम मतलब हस्बैंड वाइफ टुगेदर दोनों को मिला के 20,000 का इनकम से वो 1 करोड़ का फ्लैट कैसे ले सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थे, तो उसका एक जीआर निकला 2015 में कि ठीक है ये रिस्ट्रिक्शन चला जाएगा, जो बाहर आएगा वो। फिर एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा भी डाला कि जो है सबको 20% आपको मेंटेन करना है बैकवर्ड क्लास को, क्योंकि 3 टाइप के ज़मीन है। एक तो जिसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ओपन कैटेगरी था 100%, फिर बाद में 20% रिस्ट्रिक्शन था, फिर पहले जो था वो 90% PWR स्कीम वाले ज़मीन थे, यहाँ पे 90% रिस्ट्रिक्शन है। तो हर एक जगह में ये प्रॉब्लम आता है कि पहले वो बोलते थे कि नहीं तुम 20% रिस्ट्रिक्शन रखो, फिर जो नहीं है तो फिर उसमें वो मेंबर को डाल दो। अब ये तो पॉसिबल नहीं था, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो ज़मीन पे नहीं था उसको निकाल दिया। फिर जिस जगह में 20% रिस्ट्रिक्शन है टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड ऑल दैट, उस पर वो मेंटेन नहीं हुआ है किसी वजह से, या 90% रिजर्वेशन है उस पर वो ये नहीं हुआ है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अभी ये ज़मीन को फिर ये मेंबरशिप ट्रांसफ़र होते नहीं है, फिर रीडेवलपमेंट नहीं होता है या फ्री होल्ड नहीं होता है, तो ये सब इश्यूज़ है और इसको गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए। इसमें क्या है कि जो अलग अलग टाइप के जो लैंड्स है, कोई ज़मीन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड ओपन कैटेगरी है, कोई ज़मीन पे 20% रिजर्वेशन है, कोई ज़मीन पे 90% रिजर्वेशन है। तो ये सब जो लैंड्स है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। तो हम लोग का एक सिंपल सॉल्यूशन है, बेसिकली सोसाइटी को ये सब मेंबर रेगुलराइज करना है, फिर बाद में उनको फ्री होल्ड करना है। तो एक सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उसको एक 2% ज़मीन का जो रेट है रेडी रेकनर बेस, वो चार्ज करके उसको एक एमनेस्टी स्कीम दे दीजिए। अगर ये करेंगे तो शासन को जो 40 साल में जो रेवेन्यू बनेगा उससे 3 गुना रेवेन्यू वो सोसाइटी दे सकता है। और हम लोगों ने ये 2 केसेस में देखा है। मतलब अभी जो सोसाइटी है उसने पूरा जो 40 साल का पूरा जो पेनल्टी वगैरह सब भर के जो उनका शासन का जो रेवेन्यू बना, इनकम बना, उससे 3 गुना ये बनेगा। तो शासन को काफ़ी अच्छा इनकम बनेगा। सोसाइटीज़ को भी ये जो पेपर वर्क वगैरह जो टीडियसनेस है और वो 20% रिजर्वेशन है, 90% रिजर्वेशन है, इसमें से सबसे मुक्ति होकर डायरेक्ट फ्री होल्ड से वो जा सकता है। लैंड्स जो ज़मीन है वो हम लोग ने काफ़ी शासन को रिप्रेजेंटेशन देके फॉलोअप करके हम लोग ने 8 मार्च 2019 को गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाला। ऑफकोर्स लैंड फ्री होल्ड के लिए अलग अलग जीआरस भी है, नाजुल लैंड के लिए अलग जीआर है, और फिर जो एक सूर्योदय करके है अमरनाथ, उसका एक गवर्नमेंट का एक जीआर निकला है। फिर जो रेफ्यूजीज़ है उनके लिए एक जीआर है। बट ये सब में ये 2 चीज़ें हैं कि एक मतलब वायलेशंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, और शासन ने एक किसी जगह प्रीमियम मांगा है, वो प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अपने को वायलेशंस मतलब मेंबरशिप ट्रांसफ़र है, जो मैंने वायलेशंस एक अलग से वीडियो है कि वो सब आपको क्लियर करना है जो भी है। और फिर वो क्लियर करने के बाद में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पे करके आपको वो ज़मीन फ्री होल्ड कर सकती है। अभी उसमें और एक क्या था कि 8 मार्च 2019 को जो जीआर निकला उसको एक 3 साल के लिए एक कंसेशनल प्रीमियम गवर्नमेंट चार्ज करती थी। बट उसी दौरान कोविड का एपिडेमिक आया और काफ़ी लोगों ने वो स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया। तो हम लोग ने शासन को रिप्रेजेंटेशन किया कि वो स्कीम अभी एक्सटेंड करें, तो शायद वो 2 या 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, और फिर होने के बाद में फिर बाद में उसके दौरान आप वो स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इसी तरह से आप लैंड फ्री होल्ड कर सकते हैं।
अगर ज़मीन को फ्री होल्ड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। आपने एक ट्रेजेडी नायक नगर का देखा है, ये लोग काफ़ी साल से कोशिश कर रहे थे अपना रीडेवलपमेंट करने के लिए, तो वैसे ट्रेजेडी होने का शक्यता है। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों काफ़ी ज़मीन, काफ़ी जो ग्रेन बिल्डिंग्स जो बने हैं 70s में, वो रेशन का लो क्वालिटी सीमेंट पे बने हैं और वो बिल्डिंग का कंडीशन भी अभी ख़राब हुआ है। अगर गवर्नमेंट उसको एक सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं लाती है और वो स्कीम बंद करती है 2 साल में, 3 साल में, और टेम्पररी स्कीम बनाती है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं बनाती है, तो ये बिल्डिंग का जो कंडीशन ऐसा है, काफ़ी बिल्डिंग्स का कंडीशन ऐसा है, ये बिल्डिंग गिर जाने वाले हैं। और ये सब अगर गवर्नमेंट उसको फ्री होल्ड करते हैं तो वो फ्री होल्ड करने के बाद में उसको रीडेवलप कर सकते हैं। तो ये सब ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब बिल्डिंग नहीं गिरे तो सोल्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्डिंग्स गिरने वाले हैं।